नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, जिसमें आपको एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थीं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है? घटनाएं याद है जो उसकी जवानी उसे कई ऐसी में घटित हुई थीं। तो आपको बताना है इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो ये इस वाक्य के जो भाग दिए गए हैं इनको 4 विकल्पों के रूप में, इन विकल्पों में से हमको चयन करना है कि जो हमें ऊपर जो वाक्य दिया गया है किस वाक्य में अशुद्धि है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला विकल्प है घटनाएं याद है, पहला विकल्प ही हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर इसके स्थान पर? घटनाएं याद हैं। यहाँ पर घटनाएं शब्द का प्रयोग किया गया है वाक्य में, और घटनाएं ऐसी कई घटनाएं हैं, मतलब यहाँ पर जो कई शब्द लगा दिया गया, इसका मतलब जो घटनाएं हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो बहुवचन में प्रयोग की जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटनाएं नहीं, घटनाएं हो जाएंगी। और याद है यहाँ पर क्या होगा? अनुस्वार की अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला विकल्प है महत्वपूर्ण ग्रंथ, दूसरा है कालिदास, मेघदूतम, महाकवि। तो कौन से विकल्प में अशुद्धि है? दूसरे विकल्प में अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है? इस शब्द में हमारी वर्तनीगत अशुद्धि है। और कैसे लिखा जाता है? कालिदास, ये हमारी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, कालिदास। और यहां पर जो है ये दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। कालिदास की बात करें तो ये संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, और इनकी जो रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ये कालिदास की रचनाएं हो जाएंगी। और इनकी पत्नी का नाम था, कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा। इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो बेटों में युद्ध हो गई, तो क्या होगा? यहां पर हमें अशुद्ध कौन सा वाक्य हो जाएगा? बेटों में युद्ध हो गई, क्या होगा? युद्ध, लड़ाई, पिटाई, संग्राम। क्या होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, लड़ाई। युद्ध के स्थान पर क्या हो जाएगा? लड़ाई। युद्ध क्या होता है कि जो हमारा युद्ध जो होता है ये एक किसी देश का दूसरे देश के साथ होता है, और जो आपस में जो हमारा जो होता है उसे क्या कहते हैं? झगड़ा या लड़ाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? इन विकल्पों में से हमें बताना है कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला विकल्प है राहुल पढ़ता है, रेखा गाती है,
अनुराधा आएगी, अशोक कल खेलेगा। तो किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? चौथा विकल्प हमको दिया गया है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण हमारा अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें लिंग वचन काल और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है, उन्हें अविकारी कहते हैं। और अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। तो किस विकल्प में किया गया? चौथे विकल्प में। कौन सा हो जाएगा? कल। कल शब्द जो है ये हमारा क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है इसमें। और जो पहला विकल्प है राहुल पढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। रेखा गाती है, इस विकल्प में भी रेखा कर्ता और ये क्रिया हो जाएगी। अनुराधा आएगी, तो इसमें भी कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग किया गया, क्रिया विशेषण का नहीं। जो चौथा विकल्प है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण एक हमारा अविकारी या अव्यय शब्द है। क्रिया विशेषण की बात करें तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनकी जो संख्या होती है क्रिया विशेषण की 4 होती है। कालवाचक, कालवाचक नंबर 1। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक। तीसरा है रीतिवाचक। और चौथा जो होता है क्रिया विशेषण का एक प्रकार, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ये हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है, तो हमें प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है और है में अंतर अगर नहीं देख पाएंगे या जल्दबाजी में हमने इतना ध्यान नहीं दिया तो हमें क्या होता है कि कभी कभी हमें आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो इसमें दिया गया कि अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। विकल, ढुलमुल, जड़, डावाडोल। तो कौन सा नहीं है? तीसरा विकल्प जो हो जाएगा ये अविचल का विलोम नहीं है। अविचल का अर्थ क्या होता है? अविचल का अर्थ क्या होगा? अविचल का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर या गतिहीन। स्थिर या गतिहीन। तो विकल, ढुलमुल और डावाडोल ये सभी हमारे अविचल के पर्याय से संबंधित हैं या समानार्थी कह सकते हैं। लेकिन जो जड़ शब्द है ये इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईद का रिक्त स्थान है होना। इस मुहावरे को पूरा करें। तो क्या होता है मुहावरा हमारा? पहला शब्द है चांद, सेवई, ईदी, मिठाई। तो क्या होता है मुहावरा? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरा हमारा क्या होता है? ईद का चांद होना। तो इसमें कौन सा विकल्प भरा जाएगा? रिक्त स्थान के पहला विकल्प भरा जाएगा रिक्त स्थान की जगह चांद। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है दिखाई न देना। दिखाई न देना। अगला प्रश्न है जो पहले न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो पहले न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है पूर्व, अपूर्व, अन्यत्र, अनुतन। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा अपूर्व। या कभी कभी आपको विकल्प में अभूतपूर्व भी मिल सकता है। अभूतपूर्व यानी जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अपूर्व या अभूतपूर्व भी कह सकते हैं। अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह। अन्यत्र का अर्थ क्या होगा? दूसरी जगह। अनुतन या अनुतान का अर्थ होता है हमारा
जो वाक्य में या शब्द में जो हमारी गति होती है पढ़ने की, उसका जो उतार चढ़ाव होता है, पढ़ने का जो उतार चढ़ाव, किसी भी वाक्य या शब्दों को पढ़ने में जो उतार चढ़ाव आता है उसे अनुतान कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जहां पे हमें वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जो हमारी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनका जब संग्रह किया जाता है जिस स्थान पर, उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संग्रहालय। पुस्तकालय का क्या किसे कहते हैं? जहां पर हमारी पुस्तकें रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। पुस्तक रखने का स्थान या जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। असंभव का को क्या कहेंगे? जो संभव न हो। जो संभव न हो, जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। प्रयोगशाला में क्या होता है कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं या प्रयोगशाला में अपने नए नए उत्पाद बनाते हैं। अश्वशाला, जो घोड़ों का रहने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अश्वशाला। घोड़ों का घोड़ों का रहने का स्थान क्या कहलाता है? अश्वशाला या अस्तबल। जहां पर घोड़े रहते हैं उसे अस्तबल कहते हैं। और जो गायों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? गौशाला। गायों के रहने का स्थान गौशाला कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो लोक में संभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो लोक में संभव न हो, वाक्यांश के लिए क्या होगा? अलौकिक, असंभव, लोकायुक्त या लौकिक। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प होगा हमारा, जो लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहेंगे, या जो लोक से संबंधित ना हो, जो लोक से संबंधित न हो। लोक से संबंधित ना हो उसे भी अलौकिक कहते हैं। लौकिक किसे कहेंगे? जो लोक में संभव हो या जो लोक से संबंधित हो, लोक से संबंधित हो या संबंध रखने वाला हो उसे क्या कहेंगे? लौकिक कहेंगे। असंभव क्या होगा? इसका अर्थ जो संभव न हो, जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। लोकायुक्त शब्द जो है यहां पर प्रयोग किया गया है। तो लोकायुक्त क्या होता है? ये हमारा एक सरकारी अधिकारी होता है जो सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पद होता है लोकायुक्त का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो रिक्त स्थान दिया गया है इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है फटे मुंह, दूसरा है गिरे मुंह, तीसरा औंधे मुंह, चौथा विकल्प दिया गया अंधेरे मुंह। तो क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन रिक्त स्थान टहलने जाते हैं। तो बच्चे टहलने जाते हैं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा अंधेरे मुंह। क्या हो जाएगा? अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह का अर्थ क्या होगा? सुबह सुबह। क्या होगा इसका अर्थ? सुबह सुबह। सुबह सुबह या उजाला होते ही, या अंधेरे मुंह का अर्थ क्या हो जाएगा? उजाला होते ही। उजाला होते ही। अगला प्रश्न है, नीचे वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गीता को अचार अच्छी लगती है। तो यहां पर जो रेखांकित शब्द है अचार अच्छी लगती है, या इसके स्थान पर क्या होगा? अच्छे लगते, अच्छे लगता, अच्छा लगता,
तो कौन सा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा? गीता को अचार अच्छा लगता। क्या हो जाएगा? अच्छा लगता। अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता। तो अचार शब्द जो है क्या है हमारा? पुल्लिंग शब्द है। तो इसके साथ में जो हमारा क्रिया शब्द जो होगा, क्रिया का लिंग और वचन हो, क्रिया का लिंग भी कैसा होगा? पुल्लिंग ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगी, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो किस विकल्प में अशुद्धि है? तीसरा विकल्प जो दिया गया है, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, इसमें जो स्वयं और खुद दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो स्वयं और खुद ये कैसे हैं? ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की अगर संख्या बात करें तो मूल रूप में जो सर्वनाम की संख्या होती है 11 होती है, और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह हाथी विशालकाय है। वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हाथी शब्द को रेखांकित किया गया है और हाथी शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प है हस्ती, सिंह, घोटक, मृग। कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला विकल्प। पहला विकल्प जो है हस्ती, किसका? हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा गज, कुंजर, मदमस्त। मदमस्त ये हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सिंह, सिंह किसका? हमारा शेर का पर्यायवाची हो जाएगा, शेर का। और घोटक किसका हो जाएगा? हमारा घोड़ा का। घोटक किसका पर्याय हो जाएगा? घोड़ा का। अश्व, घोड़ा, अश्व है, तुरंग, बाज, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। मृग किसका है? हिरण का पर्यायवाची है, हिरण का। मृग किसका है? हिरण का। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किस वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो साप शब्द के उचित विलोम का प्रयोग हुआ है, हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, हम आपसे बहुत दूर हैं। चौथा विकल्प है आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। तो इसमें जो साप शब्द दिया गया है, साप का विलोम क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, जो हमें चौथे विकल्प में प्रयोग किया गया है। आशीर्वाद चौथे विकल्प में प्रयोग किया गया है। शाप का मतलब होता है कि किसी भी के लिए आप हीनता या उसके अनिष्टता के लिए, अनिष्टता के बारे में, किसी के अनिष्टता के बारे में सोचना या उसका बुरा सोचना क्या कहलाता है? शाप कहलाता है। किसी की अनिष्टता की इच्छा रखना शाप कहलाता है। और आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद किसी का भला चाहना या किसी का अच्छा चाहना आशीर्वाद कहलाता है। आशीर्वाद या वरदान भी इसका हो जाएगा विलोम, वरदान। तो चौथा विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाएगा। चौथे विकल्प में साप के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमीय, क्षीर, सुधा, सोम। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प जो दिया गया क्षीर शब्द, क्षीर शब्द ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमीय, सोम, सुधा ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्षीर शब्द क्या है हमारा? ये खीर का तत्सम है, खीर का तत्सम शब्द है।
क्षीर, और अमीय, सुधा, सोम, ये सभी हमारे अमृत के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। जो भी साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।